नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। मेरा नाम है आशा और मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाती हूँ, नए क्वेश्चन आंसर लाती हूँ, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इको, उत्तराखंड और करंट अफेयर्स, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आज भी मैं कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ। इन्हें पढ़ने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइंस पढ़ लेते हैं और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप मेरा रोज़ वीडियो वॉच करते हैं, देखते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो भी कंटेंट तैयार करके लाती हूँ आपके लिए, आप उन्हें देखते हैं और कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जन करके ले जाते हैं। तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं इन मोटिवेशनल लाइंस के द्वारा कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता। बड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। बड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो कुछ कर दिखाने का, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का। जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। इनसे हमें यही सीख मिलती है दोस्तों कि कठिनाइयों का सामना करिए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए और रोज़ अपनी पढ़ाई करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। जो आप पाना चाहते हैं उसे आप पा लें। यही मोटिवेशनल ये लाइन बोल रही है। इनसे हमें यही सीख मिलती है कि इन्हें हम अपने जीवन में उतारें, जो इनसे हमें सीख मिलती है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं, जो कुछ हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत में दोस्तों आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी दो तरह के स्रोत होते हैं, एक साहित्यिक होता है, एक पुरातात्विक होता है। तो आज हम साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोत में दोस्तों आता है शाहनामा। शाहनामा जो ये रचनाएं हैं साहित्यिक स्रोत में, रचनाएं आत्मकथा और यात्रा वृतांत। तो रचनाओं में आती है शाहनामा। शाहनामा जो लिखी है वो किसने लिखी है दोस्तों? वो लिखी है फिरदौसी ने। और किताबुल हिंद किसने लिखी है? अल-बरूनी ने। किताबुल हिंद लिखी है अल-बरूनी ने दोस्तों। और तारीख फिरोजशाही लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने। तो दोस्तों, किताबुल हिंद के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि यह जो लिखी है अल-बरूनी ने, तो ये अल-बरूनी आया कहाँ से? कभी आपने सोचा कि ये अल-बरूनी कहाँ से आया? बताइए कहाँ से आया? ये ख्वारिज्म का रहने वाला था और ये महमूद गजनवी के संग भारत आया था। इसने यहाँ आके भारत में आके जो भारत के बारे में वर्णन किया है, तहकीके हिंद और भारत की खोज, इसका अल-बरूनी ने वर्णन किया है। अल-बरूनी ने जो पुराण और संस्कृत का अध्ययन किया, तो वह प्रथम मुसलमान कहलाता है, क्योंकि इसने पुराण और संस्कृत का अध्ययन किया था और यह अरबी भाषा में लिखता था पुस्तकें अपनी। दोस्तों, ये अरबी भाषा में लिखता था। आपको पता है किस भाषा में लिखता था? हिंदी भाषा में नहीं लिखता था, हिंदी भाषा को नहीं जानता था वो अरबी भाषा में लिखता था। और अल-बरूनी की जो किताबें हैं,
तो अब वो लोगों ने सोचा भाई इसने जो किताबें लिखी है, ये तहकीक हिंद, भारत की खोज और किताबुल हिंद, ये एक ही नाम है। तो जब इसने इतनी बड़ी किताब लिखी है और दो तीन इसने टाइटल भी रखे हैं, उसके टाइटल भी हैं ये, जैसे तहकीक हिंद, भारत की खोज, किताबुल हिंद, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसे पढ़ा जाए। अब भारत के लोग अरबी भाषा को तो ज़्यादा जानते नहीं थे, वो तो ज़्यादा हिंदी को जानते थे या ज़्यादा इंग्लिश को जानते थे। तो एडवर्ड सचाऊ है, तो एडवर्ड सचाऊ ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। किसका किया? किताबुल हिंद का। और हिंदी में अनुवाद किया था रजनीकांत शर्मा ने। तो तब यह किताब पढ़ पाए जब इंग्लिश में और हिंदी में इसका अनुवाद कर दिया गया, तो तभी लोग इसे पढ़ पाए। तो इन्होंने क्या बताया है इस किताब में? इन्होंने 11वीं सदी के भारत के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक दशा के बारे में बताया है। तो यह जानना तो बहुत ज़रूरी था उस टाइम की कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक दशाएं कैसी थीं। तो इसे जानने के लिए ही इसका अंग्रेजी में और हिंदी में अनुवाद कराया गया। तो दोस्तों, इसके बाद आता है जो आत्मकथा। आत्मकथा में आता है फतुहात ए फिरोशाही। बहुत नए नए नाम लग रहे होंगे आपको, शायद आपने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन यह बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आ जाते हैं और हमने उन्हें पढ़ा नहीं होता है, तो हम उनका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो दोस्तों, ये फतुहात फिरोशाही किसने लिखी होगी? ये फतुहात फिरोशाही लिखी है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों, मैं ये लिख के आपके लिए इसलिए लाई हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखने लग जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और शायद कुछ लोग तो मेरी क्लास छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैं ये पहले से लिख के लाई हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए दोस्तों, मैं ब्लैक बोर्ड में आपके देखने के लिए लाई हूँ कि आप देखिए और जहाँ तक हो सके जो मैं बता रही हूँ उसे सुनिए। तो दोस्तों, ये फतुहात फिरोशाही लिखी है फिरोज शाह तुगलक ने। अब आता है यात्रा वृतांत। अब यात्रा वृतांत में क्या आता है? रेहला। अब रेहला किसने लिखी होगी? अब बहुत से सोच रहे होंगे कि रेहला किसने लिखी होगी। अब रेहला लिखी है दोस्तों इब्न बतूता ने। यह किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था और यह मोरक्को यात्री था। मोरक्को जो अफ्रीका में है, तो इस अफ्रीकी यात्री भी बोलते हैं और मोरक्को से आया था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी बनाया था। किसको बनाया था? इब्न बतूता को, जिसने अपनी पुस्तक क्या लिखी थी? रेहला। तो इसने भी दोस्तों की भारत की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताया था इब्न बतूता ने। इसी के साथ साथ दोस्तों चचनामा भी एक पुस्तक है। चचनामा की पुस्तक के लेखक का नाम पता तो नहीं चला है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इसके लेखक का नाम अली है। क्या है नाम? अली। इसमें क्या लिखा होगा? इसमें अरबों की सिंध विजय के बारे में बताया है दोस्तों। अरबों की सिंध विजय के बारे में बताया है। और इस चचनामा का एक नाम और है। क्या है इसका नाम? फतेहनामा सिंध। अब इसमें क्या बताया होगा चचनामा में, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें बताया है कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के हिंदू राजा दाहिर के साथ युद्ध किया और वह जीत भी गया। मोहम्मद बिन कासिम जो है उसने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया और यह कहा जाता है भारत में सफल और प्रथम मुस्लिम आक्रांता। क्या कहा जाता है? भारत का सफल और प्रथम मुस्लिम आक्रांता कहा जाता है।
अब दोस्तों इसी क्लास के संग मैं अपनी आज की क्लास को समाप्त करती हूँ। सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। जहाँ तक हो सके आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाए। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इतने मजबूत हो जाएं कि आपको कोई भी क्वेश्चन दिखे एग्ज़ाम में और आप उसका आंसर बहुत जल्दी अच्छे से सही पॉइंट पे लगा दीजिए। तभी तो मेरे पढ़ाने का कुछ फ़ायदा होगा कि आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और सही क्वेश्चन लगाइए। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।